हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल प्रियंका हिंदी अकेडमी में। मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये क्लास जो है व्याकरण की है। हिंदी व्याकरण से संबंधित है, व्याकरण से संबंधित है और यह सभी परीक्षा के लिए उपयोगी है। वो चाहे यूपीपी हो, है ना, चाहे टीजीटी पीजीटी हो, और चाहे जो है बीपीएससी टीआरई 4 हो, है ना। तो ये सभी के लिए ये ग्रामर है और ग्रामर जो है प्राय सभी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है। सामान्य हिंदी से प्रश्न बनते हैं जिस भी परीक्षा में, उन सभी के लिए ये महत्वपूर्ण है। तो ये इसकी जो है वर्णमाला की ये तीसरी क्लास है। इसके पहले हम लोगों ने स्वर के बारे में देखा था, इससे संबंधित क्लास आप चाहें तो देख सकते हैं। फिर दूसरी क्लास हम लोगों की थी व्यंजन वर्णों से संबंधित थी, है ना। और वर्णमाला से प्रश्न बहुत बनते हैं। वर्णमाला से प्रश्न परीक्षा में, हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है व्याकरण का। तो व्यंजन वर्ण हम लोगों ने देखा था। व्यंजन वर्णों में क्या क्या देखा था, एक बार ऐसे जो है इनडायरेक्ट हम सभी देख लेते हैं, है ना, शॉर्टकट में देख लेते हैं। उसके बाद हम आगे जो भी है हम लोगों में जो क्लास है इसे हम देखेंगे। ये जो टॉपिक है ये हम सभी जो पढ़ रहे हैं ये वासुदेव नंदन प्रसाद जी की बुक से पढ़ रहे हैं, खास करके क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। क्योंकि इनके उदाहरण और इनकी एक एक लाइन, इनका एक एक वाक्य कथन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। इसी को ध्यान में रख करके ये श्रृंखला चलाई गई है। हम सभी प्रतिदिन जो है एक क्लास इसके माध्यम से करते हैं, इस बुक से करते हैं, व्याकरण से संबंधित जो होती है। बाकी अगर प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं, कुछ भी देखना चाहते हैं तो आपको चैनल पे मिल जाएगी, बड़ी आसानी से सरलतापूर्वक मिल जाएगी। और हाँ, जो भी जानकारी आपको दी जाएगी इस चैनल के माध्यम से बिल्कुल प्रामाणिक होगी, शुद्ध होगी और सरल से सरल शब्दों में समझाने का प्रयास आप सभी को किया जाएगा, जिससे चीज़ें रटना ना पड़े, आप सभी के मन मस्तिष्क में जो है आसानी से बैठ जाएँ, है ना। आगे हम सभी देखते हैं कि हम लोगों ने देखा क्या था, व्यंजन देखा था। व्यंजन के बारे में, व्यंजन वर्ण वे हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। देखिए, जो स्वर होते हैं, एक बार बता दूं कि ये क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। इनको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ता, किसी के ऊपर ये निर्भर नहीं होते, ये आत्मनिर्भर, ये स्वतंत्र रूप से होते हैं। लेकिन जो व्यंजन होता है हमारा, जो व्यंजन वर्ण है ये स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। स्वरों की संख्या कितनी बताई गई, 11 बताई गई, है ना। तो जो व्यंजन वर्ण होते हैं ये स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, इतना आप ध्यान रखिएगा। आगे हम सभी ने देखा कि जो है व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, 33 है। कितनी है व्यंजन वर्णों की संख्या, 33 है। टोटल कितना है, 52 वर्ण है ना। और इन्हें 3 भागों में, 33 वर्णों को 3 भागों में बांटा गया, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। और स्पर्श व्यंजन की अगर संख्या की बात करें तो ये 25 है, का से मातक है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है, यार अलावा जिन्हें अर्धस्वर कहते हैं। और ऊष्म सा हाँ, ऊष्म व्यंजनों की संख्या भी 4 है। इस तरह से 3 भागों में विभाजित है। आगे हम सभी ने देखा था, ये सब हम लोग पढ़ चुके थे, बस एक रिवीजन है। देखिए, इन्हें वर्ग में बटे होने के कारण इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं स्पर्श व्यंजन को। कावर्ग, चावर्ग, टावर्ग, तावर्ग, पावर्ग, ये सब हम लोगों ने देखा था। और आगे हम लोगों ने देखा था ये स्पर्श व्यंजन वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। अंतस्थ 4 होते हैं, इन्हें अर्धस्वर भी कहते हैं। उसमें जो है 4 होते हैं। आगे देखा था हम लोगों ने अल्प प्राण और महाप्राण, यहाँ से बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं। अल्प प्राण और महाप्राण हम लोगों ने देखा था। अल्प प्राण कम मात्रा में, है ना, श्वास पूर्व से अल्प मात्रा में निकले और जिससे हकार की ध्वनि, हकार जैसी ध्वनि ना हो, है ना, उसे अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। आगे हम लोगों ने देखा था अल्प प्राण और महाप्राण हो गया। इसके बाद हम लोगों ने देखा था अल्प प्राण में, देखिए, का 1, खा नहीं 3, 1, 3 और 5, 1, 3, 5, पहला, तीसरा और पाँचवा, पहला, तीसरा और पाँचवा, ये किस में आते हैं, जैसे का हो गया, खा नहीं, फिर गा हो गया, फिर घा नहीं है, फिर अंगा हो गया, है ना। तो पहला हो गया, तीसरा हो गया, पाँचवा हो गया। 135 हम लोगों ने इस ट्रिक से किया था कि अल्प प्राण 135 है। बाकी जो दूसरा वर्ग और चौथा वर्ग बचा, ये सब क्या हो गए, ये महाप्राण हो गए। 2, 4 यानी कि 24 महाप्राण हो गया, एक ट्रिक के माध्यम से मैं बता रही हूँ। और 1, 3, 4 जो है हमारा क्या हो गया, अल्प प्राण हो गया। और अल्प प्राण के अंतर्गत क्या क्या आता था, हम लोगों ने क्या सीखा था, हम लोगों ने देखा था कि अल्प प्राण के अंतर्गत जितने भी पहला, तीसरा और पाँचवा और इसके साथ साथ अंतस्थ वर्ण भी आते हैं, यार अलावा जिन्हें अर्धस्वर के नाम से जानते हैं।
और बाकी सा सा साहा दूसरा और चौथा ये महाप्राण में आ जाते हैं। अल्प प्राण महाप्राण यहाँ कंप्लीट हुआ। अब हम लोगों ने देखा था घोष और अघोष व्यंजन को देखा था। घोष और अघोष व्यंजनों को हम लोगों ने देखा था। घोष ध्वनियाँ हम लोगों ने देखा था का खा, जैसे पहला और दूसरा। देखो अघोष पहले हम देखें क्योंकि आ पहले आता है ना, आ इस तरह से है ना, तो आ पहले आता है। हम अघोष को अघोष व्यंजन को पहले देखेंगे। इसमें देखेंगे जैसे का और खा पहला दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा क्या होता है, अघोष व्यंजन होता है। क्या होता है, अघोष व्यंजन होता है। तीसरा चौथा पाँचवा यानी कि 345 क्या हो गया, फिर जो बचा दोनों को छोड़ करके वो सघोष या घोष हो गया, है ना, ये यहाँ कन्फर्म हो गया। अब इसके बाद हम लोगों ने देखा था, हम लोग देखेंगे कि ये जो अंतस्थ होता है ये किस में आता है। ये जो ये देखिए तीसरा चौथा पाँचवा मतलब 3 4 5 345 और ये अलावा ये किस में आता है, और इसके साथ साथ हा भी ये घोष में आता है। और आगे हम लोगों ने देखा था हिंदी के नए वर्ण, ये छ त्रिंग ग्यासरा किस तरह से बनते हैं, इसे हम लोगों ने देखा था। फिर हम लोगों ने देखा था अनुस्वार और अनुनासिक, है ना, जो बिंदी होती है अनुस्वार होता है और जो चंद्र बिंदी होती है इसे अनुनासिक बोलते हैं। और एक होता है निरनुनासिक, मतलब जिस पे कोई मात्रा ना हो, जैसे घर हो गया, इस पे कोई मात्रा नहीं है तो ये निरनुनासिक में आएगा। आगे हम सभी ने देखा था पंचमाक्षर और अनुस्वार। पंचमाक्षर प्रत्येक वर्ग का पाँचवां अक्षर, अंगा या ड़ाना मा, है ना, यही तो कहलाते हैं। आगे हम लोगों ने देखा था कि वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ, तालु, मूर्धा, और दांत, और नाक, है ना, ये मुख्य 6 भाग हैं इसके। इससे परिचित हुए थे। इसके बाद ये अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, संस्कृत में कुछ याद किए थे हम लोग, तो ये कभी भूलता नहीं है। बाकी आ का वर्ग, हा और विसर्ग, ये हो गया, कंठ हो गया, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, है ना, किस तरह से किया जाता है, किस तरह से बोला जाता है, ये सब हम लोगों ने देखा था। एक बार याद करने के लिए ऐसे रिवीजन करा रही हूँ। बाकी हम लोगों ने पढ़ रखा है ये सभी। स्वर वर्णों का उच्चारण स्थान, आ का उच्चारण स्थान किस तरह से करते हैं हम सभी, ए और औ का उच्चारण स्थान किस तरह से, है ना, और व्यंजनों का उच्चारण स्थान में वा और बा का किस तरह से उच्चारण स्थान होता, हम लोग यहीं पहुँचे थे, है ना, यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट किया था। अब इसके आगे हम सभी को पढ़ना है, इसके आगे हम सभी को पढ़ना है डा और ढा, है ना, ड़ा और ढा का उच्चारण स्थान, ये जो अलग से ये बने हुए शब्द हैं, यहाँ से हम लोगों को देखना है। आज की क्लास यहीं से प्रारंभ है। हिंदी वर्णमाला के ये 2 नए वर्ण हैं, ये है ना, जिन्हें बोलने में भी थोड़ा सा अटपटा लगता है, ढा, ड़ा और ढा, है ना, समझ लीजिएगा आप सभी, जिनका संस्कृत में अभाव है, जिनका संस्कृत में क्या है, अभाव है। हिंदी में डा और ढा के नीचे बिंदु लगाने से इनकी रचना हुई है ना। वास्तव में ये वैदिक वर्णों का और ख के विकसित रूप हैं। इनका प्रयोग शब्द के मध्य या अंत में होता है। इनका उच्चारण करते समय जीभ झटके से ऊपर जाती है। इन्हें उच्छिप्त या ऊपर फेंका हुआ व्यंजन भी कहते हैं। अगर उच्छिप्त व्यंजनों की बात की जाए तो इन्हें कह सकते हैं, जैसे सड़क हो गया, हाड़ हो गया, गाड़ी हो गया, ड़ी, ड़ा है, येड़ा है ना, येड़ा है, ये ढा है, चढ़ना, ड़ा, गढ़ इत्यादि, है ना। अब हम सभी देखेंगे शा, शा, सा, ये जो तीनों सा हैं, ये जो तीनों सा हैं, इनके उच्चारण के विषय में हम सभी जानेंगे। तो ये तीनों जो है ऊष्म व्यंजन है। कैसे व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन है ना, क्योंकि इन्हें बोलने में सांस की ऊष्मा चलती है। ये संघर्षी व्यंजन भी कहलाते हैं। या ध्यान रखिएगा, संघर्षी व्यंजन पूछा जाता है तो सा, 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 ये संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। शा के उच्चारण में जीवा तालु को स्पर्श करती है और हवा दोनों बगलों से स्पर्श करती हुई निकल जाती है। पर शा, शा आप बोल करके भी देख सकते हैं, शा, है ना, इस तरह से। पर सा के उच्चारण में जीवा मूर्धा को स्पर्श करती है, अतएव शा तालव्य है और सा ये क्या है? मूर्धन्य है। ये वाला देखिए, तीनों सा सब कहते हैं बड़ा सा, छोटा सा, आम बोलचाल की भाषा में बीच वाला सा ना, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सभी समान है, सबका जो है समान प्रयोग किया गया है, सबका समान महत्व है हमारे हिंदी में। तो ये जो है इन्हें हम तालव्य सा बोलेंगे, है ना, और इन्हें मूर्धन्य सा बोलेंगे। हिंदी में अब सा का उच्चारण शा के समान होता है। शा वर्ण उच्चारण में नहीं है पर लेखन में है।
लेखन में है। सामान्य रूप से सा का प्रयोग तत्सम शब्दों में होता है। किस में होता है? इस सा का प्रयोग होता है, मूर्धन्य सा का प्रयोग तत्सम शब्दों में, जैसे अनुष्ठान, विषाद, निष्ठा, विषम, कषाय इत्यादि। आगे देखेंगे, श और सा के उच्चारण में भेद स्पष्ट है। जहाँ श के उच्चारण में जिह्वा तालु को स्पर्श करती है, वहाँ सा के उच्चारण में जिह्वा दांत को स्पर्श करती है, इसीलिए इस सा को क्या कहता है? दंत सा कहते हैं। ठीक है, ये कौन सा सा है? दंत सा है। श वर्ण सामान्यतः संस्कृत, फारसी, अरबी और अंग्रेजी के शब्दों में पाया जाता है। पशु, अंश, शराब, सीसा, लाश, स्टेशन, कमीशन इत्यादि। हिंदी की बोलियों में श का स्थान सा ने ले लिया है। ठीक है, श और सा के अशुद्ध उच्चारण से गलत शब्द बन जाते हैं और उनका अर्थ ही बदल जाता है। अर्थ और उच्चारण के अंतर को दिखलाने वाले कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं, जैसे अंश। अगर हम इस तरह से अंश बोलते हैं तो अंश का मतलब होता है भाग, इसका अर्थ ये हो गया। लेकिन अगर हम अंश बोलते हैं, अंश का मतलब होता है कंधा, है ना। इसी प्रकार से शकल का अर्थ हो जाएगा खंड और इस शकल का अर्थ हो जाएगा सारा। तो इसलिए हम सभी को इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए, कहाँ हमको शा का प्रयोग करना है, कहाँ हमें सा का प्रयोग करना है ना, क्योंकि इससे हमारे अर्थ जो है बदल जाते हैं, अर्थ भिन्न हो जाते हैं। और जब हम ध्यान नहीं देते हैं तो हमारे अर्थ का अनर्थ होना स्वाभाविक है। जब हम गलत बोलेंगे, गलत उच्चारण करेंगे तो उसका अर्थ भी गलत ही होगा, है ना। अब यही देख लीजिए, हम सभी देख लेते हैं। जैसे ये शर है तो शर का मतलब क्या हो जाएगा? वाण हो जाएगा। ये देखिए वाण हो गया, है ना, बाण हो गया। और इस सर का मतलब क्या होगा? सर से सरोवर, सरोवर मतलब तालाब, सर से बना है सर सरोवर, तो ये सर का मतलब हो जाएगा तालाब। शंकर महादेव, और शंकर का मतलब होता है मिश्रित, मिला हुआ, है ना। तो इस तरह से शब्दों को हम सभी को ध्यान देकर के बोलना चाहिए। स्व मतलब कुत्ता, स्व का मतलब होता है अपना। शांत, धैर्ययुक्त, अशांत, अंत सहित। इसी तरह से हम लोगों ने शा, सा, सा तीनों उच्चारण को समझा, कहाँ किस तरह से प्रयोग करना चाहिए। अब आगे की जो है हम सभी का है डा और ढा का उच्चारण। इनका उच्चारण शब्द के आरंभ में द्वित्व में ह्रस्व स्वर के बाद अनुनासिक व्यंजन के संयोग से होता है। जैसे डाका, डमरू, ढाका, ढकना, ढोल शब्द के आरंभ में हुआ, बताया गया अभी। और द्वितीय व्यंजन के में प्रयोग होता है, जैसे गड्ढा हो गया बीच में, है ना, एक ही शब्द, और खट्टा हो गया, ये द्वितीय व्यंजन में आ जाएगा। और अगर हम सभी देखें, अभी परिभाषा में आप सभी को बताया गया ह्रस्व स्वर के बाद अनुनासिक व्यंजनों के संयोग से। तो जैसे दंड, पिंड, चंडू, मंडप, है ना, ये ह्रस्व स्वर के पश्चात अनुनासिक व्यंजनों के साथ इसका प्रयोग हुआ है। अब इसका प्रयोग कहाँ होता है ये भी हम लोगों ने भली भांति समझ लिया। संयुक्ताक्षरों का उच्चारण। देखिए, हिंदी में संयुक्ताक्षरों के प्रयोग और उच्चारण की 3 रीतियाँ हैं। कितनी रीतियाँ हैं? 3 रीतियाँ हैं। संयुक्त ध्वनियाँ हैं, 2 या 2 से अधिक व्यंजन ध्वनियाँ परस्पर संयुक्त होकर के जब एक स्वर के सहारे बोली जाएं तो उन्हें संयुक्त ध्वनियाँ कहते हैं। फिर से ध्यान देंगे, बोर नहीं होना है हम सभी को। जो भी चीज़ें पढ़ाई जा रही है ये बहुत बारीकी से, बहुत समझिए कि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, और इसे हम सभी को समझना ही होगा। तो इसमें आप सभी बोर मत होइएगा, परेशान मत होइएगा, है ना। आगे देखते हैं। 2 या 2 से अधिक व्यंजन ध्वनियाँ परस्पर संयुक्त होकर के जब एक स्वर के सहारे बोली जाएं तो संयुक्त ध्वनियाँ कहलाती हैं। अधिकतर संयुक्त ध्वनियाँ तत्सम शब्दों से मिलती हैं। शब्द के आरंभ में ध्वनियाँ प्रायः पाई जाती हैं, मध्य में और अंत में अपेक्षाकृत कम पाई जाती हैं। कहाँ? मध्य में और अंत में। जैसे प्रारब्ध शब्द में ध्वनियों का संयुक्तीकरण आरंभ और अंत, आरंभ और अंत में हुआ है। संयुक्त ध्वनियों के अन्य उदाहरण इस प्रकार हैं, जैसे प्राण हो गया, है ना, व्रण हो गया, घ्राण हो गया, म्लान हो गया, क्लांत हो गया, प्रवाद, प्रकर्ष इत्यादि हो गए। आगे संयुक्त ध्वनियों के उच्चारण में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इनमें पूर्वापर संबद्ध अधिक पूर्वापर संबद्ध अधिक स्पष्ट रहता है। ऐसी अवस्था में उच्चारण का तरीका यहाँ होना चाहिए कि पहली ध्वनि का उच्चारण प्रारंभ करते समय दूसरी ध्वनि के लिए भी तत्संबंध अवयव को तैयार रखें, ताकि दोनों का उच्चारण पूर्वापर संबंध रहित एक साथ हो जाए। जैसे प्राण में प्रा है, प्रा के उच्चारण के लिए जब ओठ पा के लिए मिले उसी समय रा कहने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। जैसे प्रा, प्रा, है ना, होता नहीं है प्रा, एक साथ बोलते हैं। आगे देखेंगे, ताकि दोनों का विस्फोट जो है या उच्चारण एक साथ हो।
एक एक संयुक्त ध्वनि का इसी प्रकार अभ्यास करने से उच्चारण ठीक हो जाता है। ऐसा ना होने के कारण ही लोग स्नान का अशुद्ध अस्नान बोलते हैं। स्नान का क्या बोलते हैं? स्नान बोलते हैं। स्नान और सकूल का स्कूल या सकूल कर बैठते हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखना चाहिए। संपृक्त ध्वनियों के बारे में देखेंगे। अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? संयुक्त ध्वनियों को पढ़ा। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़े संपृक्त ध्वनियाँ। 3 श्रेणियों में थी, तीसरा हमारा युग्मक है, दूसरा संपृक्त है। एक ध्वनि जब 2 व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वहाँ संपृक्त ध्वनि कहलाती है। जैसे संबल हो गया, और उसमें क्या हम लोगों ने पढ़ा था? प्राण, घ्राण, है ना, ये सब जो प्रारंभ में लगता है, ये क्या थी? संयुक्त थी। अब ये क्या थी? संयुक्त थी। दूसरा हम सभी पढ़ रहे हैं संपृक्त पढ़ रहे हैं। जैसे संबल, यहाँ सा और बा ध्वनियों के साथ माँ ध्वनि संयुक्त हुई है। इस तरह से संबल हो गया, है ना, कंबल हो गया। इसी तरह से आगे देखेंगे युग्मक ध्वनि के बारे में देखेंगे। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए, एक ही ध्वनि 2 बार मतलब द्वित्व हो जाए, तब वहाँ युग्मक ध्वनि कहलाती। जैसे दिक्कत हो गया, है ना, अछोड़े हो गया, उत्फुल्ल हो गया, प्रसन्नता हो गया। अगर प्रसन्नता शब्द पूछ लिया जाए कि ये कौन सा शब्द है, तो हम क्या बताएंगे? युग्मक। कौन सी ध्वनियाँ हैं इसमें? युग्मक ध्वनियाँ हैं। कौन सी ध्वनि है? युग्मक। प्राण में अगर पूछ लिया जाए तो संयुक्त, प्राण में पूछ लिया जाए तो संयुक्त। और अगर पूछ लिया जाए कि संबल है, कैसी ध्वनि है? तो संपृक्त है। क्या है? संपृक्त ध्वनि है। ये जानकारी हम सभी को अति आवश्यक है। आगे हम सभी बढ़ते हैं, अपने पे देखते हैं। इस नियम के कुछ अपवाद भी हैं, जैसे उत्फुल्ल और गप। इन सारी ध्वनियों का उच्चारण अभ्यास की अपेक्षा रखता है। किस तरह से हम कैसा अभ्यास करते हैं? अक्षर के 2 प्रकार हैं, एक होता है बद्धाक्षर और दूसरा होता है मुक्ताक्षर। बद्धाक्षर की अंतिम ध्वनि व्यंजन कहलाती है। जो बद्ध अक्षर होते हैं, बद्धाक्षर होते हैं, इनकी जो अंतिम ध्वनि होती है वो क्या होती है? व्यंजन होती है। क्या होती है? व्यंजन होती है। जैसे आप, एक, नाम। देखिए अभी हम लोग पढ़े थे नाम, इसमें हलंत लगा है, तो कहने का मतलब ये क्या है? बद्धाक्षर है। ये अंतिम में व्यंजन है, हलंत लगा है, तो कहने का तात्पर्य जो आ छिपा था वो अलग है, आ स्वर है, स्वर नहीं है। तो बद्धाक्षर मैं समझाना चाह रही हूँ, जो ये बद्धाक्षर है ये इसमें जो है, जैसे आप हो गया, हलंत लगा है, हलंत नहीं लगेगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें स्वर सम्मिलित हो जाएगा। हलंत लगा है, स्वर सम्मिलित नहीं है, ये क्या है? व्यंजन युक्त है। अंतिम अक्षर जो है व्यंजन है ये, और ये बद्धाक्षर में आएगा। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। आगे देखेंगे जो मुक्ताक्षर है, इसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है। जैसे जो हो गया, खा हो गया, गा हो गया, जा हो गया, रे हो गया, मात्रा लगी है ना, और कहीं भी हलंत नहीं लगा है। आगे हम सभी देखेंगे बलाघात या स्वराघात देखेंगे, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है, ये टॉपिक कंप्लीट होने वाला है। शब्द बोलते समय अर्थ या उच्चारण की स्पष्टता के लिए जब हम किसी अक्षर पर विशेष बल देते हैं तब इस क्रिया को स्वराघात या बलाघात कहते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि बलाघात है ना, विशेष बल देना। सामान्यतः यह बल संयुक्त अक्षर के पहले अक्षर पर लगता है। जैसे इंद्र, विष्णु, इनमें संयुक्त अक्षर से पहले के अक्षर ई और वी पर जोर दिया गया है। बलाघात की स्थितियाँ इस प्रकार हैं। जैसे संयुक्त व्यंजन के पूर्व वाले वर्ण पर बलाघात होता है। यहाँ बोलने से पहले वर्ण का स्वर थोड़ा तन जाता है। जैसे पक्ष, इक्का, संयुक्त से पूर्व का ऐसा वर्ण इसी कारण गुरु कहलाता है। संयुक्त वर्ण के पूर्व का, पहले का, है ना, जैसे इक्का हो गया, पक्ष हो गया। दूसरा देखेंगे, जब शब्द के अंत या मध्य के व्यंजन के आ का पूर्ण उच्चारण नहीं होता तब पूर्ववर्ती अक्षर पर जोर दिया जाए। जैसे पर, चलना, है ना। विसर्ग वाले अक्षर पर बलाघात देखते हैं। जैसे दुख, निसंदेह, दुशासन, अंतःकरण। ई, ऊ या री वाले व्यंजन के पूर्ववर्ती स्वर पर भी बोलते समय थोड़ा बल देना पड़ता है। जैसे हरि, मधु, मधु, है ना, पूर्व वाले पे हरि, पूर्व वाले पे हम दे रहे हैं समुदाय, पितृ, इस तरह से। आगे हम लोगों को देखना है संगम और अनुतान, इतना ही पढ़ना है, ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। देखते हैं ये संगम क्या है। अंग्रेजी में संगम को जंक्चर कहते हैं और हिंदी में संधि या संगम कहा जाता है। किंतु जंक्चर
के लिए संधि सर्वथा उपयुक्त नहीं है, क्योंकि व्याकरणिक प्रक्रिया में यह ध्वनियों के परस्पर सन्निकर्ष का परिचायक है। संगम को दूसरे शब्दों में योजक या जोड़ने वाला कहा जाता है। नित्य प्रति के व्यापार में हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, किंतु शब्दों के उच्चारण क्रम में वक्ता एक ध्वनि को समाप्त कर दूसरी ध्वनि का उच्चारण करता है। एक ध्वनि से दूसरी ध्वनि पर जो संक्रमण होता है वह भी दो प्रकार का होता है। कभी तो वक्ता निर्बाध रूप से बीच में किसी ध्वनि के व्यवधान के बिना दूसरी ध्वनि पर संक्रमण करता है, और कभी बीच में कुछ व्यवधान होता है। उदाहरण से हमें स्पष्ट होगा, जैसे तुम्हारे के उच्चारण में माँ के पश्चात हा पर शीघ्र संक्रमण होता है, किंतु तुम और हारे में पूर्वत संक्रमण नहीं होता। माँ और हा के बीच कुछ विराम अवसान होता है। तुम्हारे, है ना, इसी विराम को संगम कहते हैं। इसी विराम को क्या कहते हैं? संगम कहते हैं। यह संगम सार्थक है, क्योंकि यदि ऐसा ना हो तो तुम हारे का अर्थ तुम्हारे हो जाएगा। इसे भाषा में धन संगम कहते हैं। संगम शब्दों के बीच आता है, शब्दों के बीच आता है। तुम हारे, है ना, तुम्हारे। अतः कुछ लोग इसे आंतरिक संगम भी कहते हैं। संगम का एक भेद रूप ग्रामीय संगम है। जब दो रूप ग्रामों के बीच यह आता है तब इसे रूप ग्रामीय संगम कहते हैं। जैसे तुम्हारे में तुम प्लस हारे, तुम प्लस हारे। इसके अतिरिक्त आक्षरिक संगम भी होता है, जैसे नल की, मतलब नल की अलग अलग करेंगे तो इस तरह से करेंगे, है ना, और एक में करेंगे तुम्हारे, नल की, इस तरह से। अनुतान देखते हैं क्या है। अनुतान को सुर लहर कहते हैं। सुरों के आरोह अवरोह क्रम को सुर लहर की संज्ञा दी गई है। आरोह अवरोह के क्रम को। सुर एक व्यापक शब्द है जो सभी घोष ध्वनियों में वर्तमान है। इसी का समानार्थी शब्द तान है। इसे हम शब्द का अर्थ परिवर्तक सुर कहते हैं। जब हम बोलते हैं तब वाक्य में सुर लहर रहती है। यही कारण है कि पूरे शब्द या वाक्य में सुर लहर का निर्देश किया जाता है। अनुतान वस्तुतः उस सुर को कहते हैं जिसके कारण शब्द का अर्थ परिवर्तित होता है। जिसके कारण शब्द का अर्थ परिवर्तित होता है उस सुर को कहते हैं। इसके दो भेद हैं मुख्यतः, शब्द सुर लहर और दूसरा वाक्य सुर लहर। तीन भाषाओं में, तान भाषाओं में शब्द सुर लहर का विधान है। अतान भाषाओं में शब्द सुर लहर नहीं है। इसमें वाक्य सुर लहर का विधान मिलता है, लेकिन कहीं कहीं शब्द में भी सुर लहर का प्रयोग देखा जाता है। जैसे अच्छा का उच्चारण ह्रस्व दीर्घ तथा प्लुत के अनुसार करने से इसके तीन अर्थ हैं: स्वीकृति, विरोध तथा प्रतिशोध। देखते हैं, इसे समझते हैं। वाक्य सुर लहर से अर्थ भेद हो जाता है। इसमें शब्द का क्रम भी बदल जाता है। देखते हैं क्रिया में, जैसे कौन करेगा, करेगा कौन, है ना। विशेषण में अच्छे आदमी, अच्छे आदमी हैं, अच्छे आदमी हैं, अच्छे आदमी हैं, इस तरह से। कौन करेगा का अर्थ है कोई करेगा। कौन करेगा मतलब कोई करेगा, क्वेश्चन। किंतु करेगा कौन का अर्थ है कोई नहीं करेगा। करेगा कौन, है ना, होता नहीं, करेगा कौन अर्थात कोई नहीं करेगा, है ना। कौन करेगा मतलब ये कोई और है तीसरा जो करेगा। तो इससे निषेध अर्थ का बोध होता है। अच्छे आदमी का अर्थ होता है सामान्य भले और अच्छे आदमी का अर्थ होता है बहुत सुंदर आदमी, है ना। इसमें विधेयता लक्षित होती है। इस प्रकार से हम सभी ने इसको देखा, और इसके पहले जो भी हम लोगों ने पढ़ा है ये सभी परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज की क्लास यहीं ये वर्णमाला की समाप्त होती है। वर्णमाला की क्लास यहीं हम सभी कंप्लीट करते हैं। अब एक नया टॉपिक होगा। वो नया टॉपिक क्या होगा, ये हमारी समझ से जहाँ तक है संधि होगी। जो भी हमारे पुस्तक में होगा वासुदेव प्रसाद जी की, उसे हम सभी पढ़ेंगे। और ये व्याकरण की क्लास है जो हम सभी के लिए बहुत उपयोगी है। सभी प्रतियोगी मित्रों के लिए, साथियों के लिए उपयोगी है। तो आप इच्छा अनुसार इस क्लास से जुड़ सकते हैं। ये क्लास निःशुल्क होती है। और अगर ये क्लास आज यहीं समाप्त हम करते हैं, फिर हम मिलेंगे एक नई क्लास के साथ, मिलेंगे नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। और अगर ये क्लास आपको उपयोगी लगे, आप हमारे नए प्रतियोगी हैं, नए साथी मित्र हैं, तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर से हमें जो है आत्मविश्वास मिलता है, हमारा मनोबल बढ़ता है।
और हमें एक नई ऊर्जा मिलती है, ये आप समझ लीजिए। और हाँ, कमेंट में अपने सुझाव लिखना ना भूलें, अपने सुझाव अवश्य लिखें। और आज की क्लास बस यहीं तक है, फिर हम मिलेंगे एक नई क्लास के साथ, नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।